यूपी टेट अध्ययन के इस क्रम में आज हम एनवायरनमेंट की क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपके यूपी टेट का एग्ज़ाम अब काफ़ी पास में आ चुका है, तो आपको वही पॉइंट पढ़ने हैं, वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्लास को कर लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो यूपी टेट है, यहाँ से हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप भरोसा रखिए कि बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप नॉलेज नहीं पूछी जाती है, बहुत ही ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे कि आप डीप मत पढ़िए, लेकिन हम आपको एक ये सजेशन देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे कि जो भी सिलेबस है एक बार आप नज़र जरूर डाल लीजिए हर एक टॉपिक पर। बाकी आपकी यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, मुझे आशा है। तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए और आपका जो रिजल्ट है, आप ज़रूर सफल होंगे यूपी टेट में, क्योंकि इतना टफ पेपर आता नहीं है। बस अपने ऊपर भरोसा रखना। चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, हमें आपके समय की कीमत पता है। इसीलिए हमने इस तरीके से क्लासेस बनानी शुरू की हैं ताकि कम समय में आपका अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देख सकते हैं, हाँ, जो हमारी क्लासेस पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये है नंबर है 80 77 33 59 92। इस पर व्हाट्सअप करके नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारी पीडीएफ उनको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं, ये आपका सीडीपी का कंप्लीट नोट्स है, मास्टर नोट्स। ये ईवीएस का कंप्लीट मास्टर नोट्स है। यहाँ पे ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और सिर्फ 200 रुपये के पेमेंट पे ही मिल जाएंगे। और ये जो क्लासेस बन रही है ये सभी पीडीएफ मिल जाएंगे मात्र 200 रुपये में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि हमने खुद 11 बार टेट के ये पेपर्स निकाले हैं। तो इतना अनुभव बहुत अच्छे से है जो कि आपको पढ़ा सकें। अपने इस क्लासेस में सबसे पहले हम ऐसे पॉइंट देखेंगे जो कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले विश्व के प्रमुख घास के मैदान कर लेते हैं। सबसे पहले है 6 से 7 है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में आ भी चुका है। तो ये बेल्ड जो घास का मैदान है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। क्या है ये? बेल्ड। अच्छा। और जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी पहले एक बार जल्दी से बता देते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको धीरे धीरे। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। स्टेपीज जो घास के मैदान है ये यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में। और लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले याद करते हैं, किस तरीके से याद करेंगे देखते हैं। जो ये बेल्ड है, बेल्ड, ये आपको हल्का सा बोल्ड लग रहा होगा। बोल्ड, जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वहाँ पे बॉलिंग की जाती है, बॉल स्टंप पे लग जाती है तो बोल्ड हो जाता है खिलाड़ी, बैट्समैन। तो बोल्ड दक्षिण अफ्रीका से ऐसे करो। दक्षिण अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, तो वो बोल्ड कर देते हैं साउथ अफ्रीका के। जैसे जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता भी होगा, डेल स्टेन साउथ अफ्रीका का यही था और बहुत तेज बॉलिंग करता था, तो वो बोल्ड कर देता है। ऐसे ट्रिक से रिलेट कर लो, बिल्ड कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। ये डाउंस है, तो यहाँ पे भी क्रिकेट की एक ट्रिक लगेगी। डाउंस से आप रिलेट करो बाउंस, हल्का सा बाउंस। तो बाउंस ऑस्ट्रेलिया में जो पिचेस हैं वहाँ पे बहुत तेज गेंद बाउंस होती है, ऊपर जाती है सिर के, तो डाउंस को बाउंस से याद कर लो। ओके। प्रेरी, प्रेरी है उत्तरी अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका जो है आपका वहाँ पे है, जो कि रिच कॉन्टिनेंट है। तो ऐसे समझ लो, प्रेयर करते हैं हम, भगवान की आराधना करते हैं। तो अपने यहाँ उत्तर साइड में क्या है? ध्रुव तारा है। आया समझ में? ध्रुव तारा अपने यहाँ उत्तर में है बिल्कुल। तो हम प्रेयर कैसे करेंगे? ध्रुव तारा की तरफ करेंगे, तो उत्तरी उत्तरी साइड में करेंगे, तो उत्तरी से रिलेट कर लो, फिर अमेरिका बाद में जोड़ देना। पंपास, ये पंपास, पंपास से आपको ये पंप लग रही होगी, क्या? पंप। और कौन सी पंप? हवा भरने वाली, साइकिल में हवा भरने वाली पंप, ऐसे रिलेट करो। तो जैसे अगर हवा निकल जाए साइकिल में, तो पंप हमें अर्जेंट में चाहिए या नहीं चाहिए? तो पंपास को अर्जेंटीना से कर लेना। ठीक है। ये स्टेपीज, स्टेपीज को कैसे याद करोगे? स्टेपीज, स्टेपीज यहाँ से स्टेप निकालो। स्टेप, स्टेप का मतलब होता है कदम। तो अगर हम कदम बढ़ाते जाएंगे तो एशिया से यूरोप में पहुंच जाएंगे ना। अपने लोग एशिया में रहते हैं और कदम से चलते जाएंगे, कदम बढ़ा बढ़ा के, तो एशिया से यूरोप पे पहुंच जाएंगे। तो स्टेपीज को यूरेशिया यानी यूरोप एशिया कह लो। सवाना, सवाना को आप अफ्रीका ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, सवाना अफ्रीका। और लानोज वेनेजुएला, इसमें देखो जा जहाज है और यहाँ पे भी जा जहाज है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जा जहाज, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे जा जहाज, तो ऐसे याद कर लो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। और हमारे जो पढ़ाने का तरीका ये ऐसे ही है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, हम लोगों को याद कराने पे फोकस करते हैं। ये नहीं हम पढ़ते चले जाएं और बस आपको याद हो या नहीं हो, ऐसा नहीं दोस्तों। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए और आपको याद भी हो जाए, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा, जब तक आप पेपर में नहीं कर पाओगे, तो क्या फ़ायदा आपके पढ़ने का? पढ़ाता तो मैं 1 मिनट में ये पढ़ा देता, लेकिन मैंने याद कराने पे फोकस किया। आप कहीं ना कहीं आप दोबारा देखोगे तो आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे।
ठीक। और जल्दी से हम यूपी टेट को ख़त्म करते हैं। यूपी टेट के बाद हम सुपर टेट की क्लासेस चालू करेंगे, एस टेट की। तो सुपर टेट का कोई भी आपकी नज़र में हो जो तैयारी कर रहा हो हमें बताना। सुपर टेट की बहुत ही ओरिएंटेड वे में क्लास चलाएंगे, क्योंकि देख सकते हो ये हमारा जो नोट्स है ये हमने 2021 में ही सुपर टेट का नोट्स बना लिया था, तभी तैयारी कर ली थी, जबकि यूपी टेट वगैरह की 2021 में करी थी। ये देख सकते हो 21 में। और ये किसका नोट्स है, ये शिक्षण कौशल और जीवन कौशल है इसमें। और आप देख सकते हो कितनी क्लासेज, 91 क्लासेज हैं कुछ इसी तरीके से कंप्लीट। तो उसी टाइम जो मेहनत करी थी वो आज निकल के आ रही है। आप लोगों को सुपर टेट की क्लासेस देंगे, साइंस का नोट्स है, सभी विषय का हमारे पास नोट्स हैं। तो आपको हम सुपर टेट भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, गारंटी। ऐसा आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ऐसे आपको कोई भी समझा के याद नहीं करा पाएगा। खैर हालांकि कोई भी तो नहीं कहते, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो हम उस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी पढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारा थोड़ा तरीका अलग है। चलो अब हम भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों के बारे में बात कर लेंगे। हर बार क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि कब कौन सा जो योजना परियोजना चलाई गई है किस सन में। तो ये सबसे पहले देखते हैं हंगुल परियोजना। और हाँ, हम कोई चीज़ लिखते हैं तो सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस मतलब क्रम में लिखते हैं। पहले देखो 1970 में चली है, फिर 72, फिर 73, 75, 86, 92, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अगर हम 92 लिखते हैं, फिर 73 लिखते हैं, फिर 75, तो कई बार याद भी नहीं होता। और ऐसे आप चाहो तो अपने दिमाग में भी इमेज बना सकते हो, याद हो जाएगा। हंगुल परियोजना, हंगुल मतलब हिरन के साथ जो परियोजना जुड़ी हुई है, हिरन बचाओ परियोजना, ये 1970 में आई, 1970 में। दूसरी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कानून है। तो वन्य जीवों का संरक्षण जो अधिनियम आया ये 1972 में आया था, 1972 में। याद कर लो, कई बार ये पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघ परियोजना कब आई, ये 1973 में आई। मतलब पहले वन्य जीवों के संरक्षण का अधिनियम लेके आए हम, फिर उसके अधिनियम के अंतर्गत हमने बाघों को बचाने की परियोजना शुरू करी 73 में। और मगरमच्छ संरक्षण ये 1975 मतलब 1975 में आ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में, फिर हम पर्यावरण को बचाने के लिए उसका संरक्षण अधिनियम लेके आए 1986 में, 1986 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथी परियोजना कब आई, 1992 में। और हाथी को भारत का ऐतिहासिक जीव भी माना जाता है। हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना मतलब ये जो आपका ठंडे इलाकों में रहने वाला तेंदुआ, उसको संरक्षित करने की योजना 2009 में आई। तो याद हो गया होगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जिन्होंने ये 200 रुपीज़ वाला सब्सक्रिप्शन लिया, वहाँ पे इसी तरीके से PDF चली जाएगी उनके पास, और वो क्लास होने से पहले ही PDF चली जाती है। जो क्लास होती है उसकी PDF उनको पहले दे दी जाती है, और ये मात्र 200 रुपीज़ का है सब्सक्रिप्शन, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं। चल, प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन को हम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। देखो वही आपके गिने चुने टॉपिक हैं, 20-22 टॉपिक होंगे EVS में, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो नहीं है। हालांकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, वो भी हम पढ़ाएंगे, और आपको जियोग्राफी वगैरह भी पढ़नी पड़ेगी, नदियाँ वगैरह, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे। कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, और किस शहर के उपनाम वगैरह, ये सब पढ़ाएंगे। तो ये हमारी EVS की दूसरी क्लास है। EVS की पहली क्लास हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। इसी तरीके से करीब 15 से 20 क्लासेस देने की कोशिश करेंगे हर एक विषय की, इतने में आपका यूपी टेट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी नोट्स से भी पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, ऐसे में गाइडेंस की ज़रूरत बहुत है लोगों को। तो क्या करो आप, एक तो PYQ लगा लो, पहले नंबर पे PYQ कंप्लीट घोल के पी जाओ। दूसरे नंबर पे थ्योरी पढ़ो, ये थ्योरी जो हमने दी है नोट्स के द्वारा ये पढ़ो। और तीसरे नंबर पे MCQ लगाना मत भूलना, प्रैक्टिस सेट भी लगाना, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कला नहीं आएगी तो पेपर आपका खराब हो जाएगा। ये 3 चीज़ें जरूर करना, PYQ, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के साथ MCQ लगाओ। अरे आपको एग्जाम होने में अब मात्र 15 के दिन के आसपास हैं, तो आप ऐसे समझ लो टिक जाओ, अट जाओ अपनी मेहनत के बलबूते। एक सुबह प्रैक्टिस सेट लगा दो, एक शाम को लगा दो, 300 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। इसी तरीके से लगाओगे 15-16 दिन में तो करीब 5000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और यही बार बार रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो आप कोई इतना टफ नहीं है, आपको बहुत मोटिवेशन की जरूरत है इस टाइम। हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं, सर हमें कुछ बता दीजिए। अरे बताना क्या, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना शुरू करो, कमरा बंद कर लो, कहीं भी आना जाना नहीं है, कोई फंक्शन में नहीं जाना, किसी भी फालतू की दिमाग से स्ट्रेस नहीं लेना है। समझ में आया? अभी 18-20 दिन, अब तो 20 दिन बचे भी नहीं, 15 दिन के आसपास हैं। पूरी मेहनत लगा दो, 15 दिन में यूपी टेट आपका जरूर हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन देख लेते हैं हम। बिश्नोई आंदोलन ये 1731 में चला था, 1731 में, काफ़ी पुरानी बात है। और बिश्नोई आंदोलन ये राजस्थान के इलाके में जो बिश्नोई लोग पाए जाते हैं, जैसे एक खिलाड़ी भी है रवि बिश्नोई, राजस्थान के ही हैं वो, रवि बिश्नोई बॉलर हैं। तो ये बिश्नोई लोग हैं, ये
पर्यावरण से, ये जीवों से बहुत प्रेम करते हैं। और ये जीवों के बच्चे, जैसे हिरन का कोई बच्चा है तो उसे अपने परिवार के सदस्य से भी, मतलब मनुष्य से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये वही जाति है जो, जब एक बार सलमान खान ने शायद बताते हैं कि हिरन मार दिया था सहकार के दौरान, तो इसी बिश्नोई जाति ने उनके खिलाफ केस किया, और जो केस आज भी चल रहा है, ठीक है, तो ये वही बिश्नोई जाति है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। 1731 में इन्होंने बिश्नोई आंदोलन चलाया था, और यहाँ से जो फेमस पर्सन है वो अमृता देवी, और ये वृक्षों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। ये आप बिश्नोई आंदोलन का सन याद करो, और यहाँ से अमृता देवी को याद करो। बाकी चिपको आंदोलन से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये 1973 में चला था। किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया। और ये गढ़वाल उत्तराखंड में ये आंदोलन चला था, बहुत फेमस हुआ ये चिपको आंदोलन। मतलब पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ये पेड़ों से चिपक जाते थे, ठीक है, इस तरीके से। शांत घाटी आंदोलन, ये साइलेंट वैली आंदोलन है दोस्तों। ये भी 1973 में चला, जो चिपको आंदोलन चला था उसी सन चला। और ये शांत घाटी तो आपको पता ही है कि बिल्कुल नीचे है साउथ में, तो वहाँ पे केरल आ जाएगा, ठीक है। तो शांत घाटी आंदोलन कहाँ चला? केरल में। और ये वनों के संरक्षण हेतु चलाया गया था। यहाँ पे कोई फेमस पर्सन नहीं है। एपिको आंदोलन, ये पूछा जा चुका है, ये भी 1973 में चला था। ये 1973 के हैं, चिपको, शांत घाटी और एपिको। और ये कर्नाटक में चला था, और इसे कर्नाटक का चिपको आंदोलन बोलते हैं। मतलब ऐसे समझ लो, ये जो चिपको आंदोलन गढ़वाल उत्तराखंड में चला था, तो ये फेमस हो गया। फिर इसी को देखते हुए उन्होंने कर्नाटक वालों ने भी चलाया, और ये पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, बिल्कुल यहाँ पे उत्तराखंड वालों की तरह। ये कर्नाटक में था, ठीक है। एपिको, ये नाम भी लग रहा होगा आपको, साउथ का एपिको, तो ऐसे कर्नाटक रिलेट कर लेना। बाकी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1985 में चला था, 1985 में। यहाँ पे 3 फेमस पर्सन है, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय, ठीक है। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या? नर्मदा नदी पर बांध परियोजना का विरोध कर रहे थे ये लोग। जैसे नदियों पर बड़े बड़े बांध बना देते हैं, तो ये बहुत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। अगर आपको विकसित बनना है, विकास की तरफ कदम बढ़ाना है, तो आपको बांध वगैरह बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिजली वगैरह जनरेट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि पानी स्टोर कर लोगे तो ज़रूरत पड़ने पर आप छोड़ सकते हो। बाकी इनके घाटा भी बहुत होते, मतलब नुकसान भी बहुत होते बांध बनाने के। और एक ये नवधान्य आंदोलन 1987, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप कर लो, ज़्यादा नहीं, 6 ही हैं, कर लेना अच्छे से। अब हम भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है यूपी टेट में अक्सर, तो देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे जीवों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन उन जीवों पर संकट है, मतलब वो जीव खत्म हो सकते हैं, आगे उनका भविष्य अंधेरे में दिखाई देता। तो ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। जीव हों या वनस्पतियाँ, बहुत सारी वनस्पतियाँ भी खत्म हो रही हैं। तो पढ़ लेते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र के बारे में। जहाँ जीव जातियों की अधिकता पाई जाती है, जीव और वनस्पतियों की अधिकता पाई जा रही, परंतु इसके साथ साथ इन जातियों पर संकट बना हुआ, मतलब ये खत्म हो सकती हैं, या हो सकता है शिकार वगैरह किया जा रहा हो, या आंकड़ों में ऐसा लग रहा हो कि ये कम हो रही हैं, तो ऐसे क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। तो भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र 4 हैं। कितने? 4 आते हैं। एक ये पूर्वी हिमालयन क्षेत्र आ जाएगा आपका, और एक ये पश्चिमी घाट आ जाएगा। पश्चिमी घाट वही आपका शांत घाटी वाला इलाका, पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, ये दोनों इंडिया में पूरी तरीके से स्थित हैं। जबकि एक आएगा ये इंडो बर्मा क्षेत्र, एक आएगा सुंडालैंड, ये 4 इंडिया के हैं, ये पूरी तरीके से इंडिया में स्थित नहीं है। तो आप इन चारों को याद कर लीजिए, पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी। देखो ऐसे याद करो ट्रिक से, एक तरफ पूर्वी हो गया तो एक तरफ पश्चिमी हो गया, ऐसे तो हो ही गई दो। अब ये इंडो बर्मा, इंडिया और बर्मा वाले इलाका है जो म्यांमार वाला, और ये सुंडालैंड याद कर लो। बाकी पूर्वी पश्चिम याद हो गया, इंडो बर्मा, सुंडालैंड। अब हम देखते हैं जैव विविधता। अभी देखो क्लास में बने रहिए, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है जब हम ये पढ़ाएंगे पर्यावरण संरक्षण संगठन, तो हर बार यहाँ से आता है। और यहाँ पे कुछ अम्ल वगैरह भी देखेंगे, किस फल में या किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम जैव विविधता का संरक्षण कर लेते हैं, किस तरीके से संरक्षण किया जाता है। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब स्व स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ये अगर कभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अगले 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, और कभी भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो जैव विविधता का संरक्षण करना मतलब कुछ बढ़िया चीज़ है, कुछ मतलब कोई भी वनस्पति है या कोई भी आपकी जीव जंतुओं की प्रजातियां, उनका संरक्षण करना मतलब वो खत्म ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 2 तरीके से करते हैं। एक स्व स्थानीय संरक्षण, मतलब जहाँ पे वो जातियां पाई जा रही हैं जीव जंतुओं की या वनस्पतियां की, तो स्व स्थानीय मतलब उनके स्थान पर ही, स्व का मतलब होता है खुद, स्थानीय मतलब स्थान पर, मतलब उनके स्थान पर ही उनको संरक्षण कर दो, संरक्षित कर दो, तो ये स्व स्थानीय संरक्षण बोला जाता है। आए समझ में? चलो अभी और आगे देखते हैं। एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, वैसे मान लो कोई जीव है, उसकी संख्या घट रही है, तो उसको वहां से उठा के कहीं दूसरी जगह संरक्षित करेंगे, तो ये बाह्य स्थानीय आ गया। बाह्य से लग भी रहा होगा, बाह्य, बाहर, बाहर,
मतलब दूसरी जगह। आगे समझ में। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, देखो जब जीव या वनस्पति को उसके आवास क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है, मतलब जहां पे वो है, जहां पे वो रह रहे हैं वहीं पे संरक्षित करेंगे तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे नेशनल पार्क, जैसे आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य वगैरह होते हैं तो उस एरिया को सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं, वहां पे शिकारी कार्य मना होता है, पेड़ पौधे काटना मना होता है, मतलब वहां पे जो जातियां वो वहीं पे आपकी संरक्षित कर दी गई हैं, मतलब वहां पे ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, शिकार नहीं होगा, तो वो जातियां संरक्षित कर दी, मतलब वो जातियों की संख्या बढ़ जाएगी। अब बाह्य स्थान भी देख लेते हैं, जब जीव या वनस्पति को उसके बाह्य क्षेत्र से दूर अलग स्थान पर संरक्षित करते हैं तो उसे बाह्य स्थान कहते हैं। जैसे जू, जैसे मान लो कोई शेर वगैरह कम हो रहा, मान लो बाघ, तो उसको उठा के हम कोई ऐसी एरिया बना देंगे जहां पे बाघों के लिए हम उचित वातावरण उपलब्ध कराएंगे, वहां से उठा के लाएंगे दूसरी जगह, ठीक है। जैसे कन्या वगैरह से कई बार मतलब विदेशों से कई बार बाघ अपने यहाँ पे आ चुके हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाए, तो ये बाह्य स्थानीय संरक्षण ही तो कहा जाएगा। बोटेनिकल गार्डन, ये वनस्पति उद्यान होता, तो जैसे कुछ वनस्पतियों को एक गार्डन टाइप वहाँ से बड़ा सा वो बनाते, रिसर्च वगैरह करते, वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्व को इन स्थानों इन सीटू बोलते हैं, बाह्य को एक्स सीटू बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस क्लास में। और हाँ, आप सब लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे सैकड़ों मैसेज आते हैं, 80 77 33 59 92। कोई दिक्कत हो, जहाँ तक हम अवेलेबल है आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए अवेलेबल है, क्योंकि हमारा नेचर उस तरीके का नहीं है कि जैसे मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाऊँ आपकी कुछ भी बात ना सुनूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी दिक्कत आ रही है और वो हमारे अगर सुलझाने से सुलझ रही है तो हम पूरी तरीके से हेल्प करने की मदद करते हैं। और हमारे यहाँ एक बच्चा और है, वो काम भी करता है, वो नोट्स वगैरह सेंड करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जो जरूरी चीज़ होती है वो हमें बता भी देता है, ठीक है। चलो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, फिर एकदम मतलब फ्रेश माइंड से जाना है, और इन दिनों बच के रहिए, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि 2 से 3 दिन कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, एक चीज़ करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मिनट लगेगा प्लीज़, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट वैसे भी नहीं करते, 1 मिनट लगेगा किसमें, कि इस टाइम पे आप अपना जो स्टडी मटेरियल है फाइनल कर लीजिए। फाइनल आप बदलने की कोशिश मत करिए, अगर आप भी फाइनल कर दोगे तो अभी जो 16-17 दिन बचे हैं, 18 दिन बचे हैं, तो आप बार बार उसको रिपीट करोगे, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। बार बार ये मत देखना इसकी लाइव क्लास पर देख लिया, उसकी पीडीएफ इधर उधर नहीं, अपना स्टडी मटेरियल फाइनल कर लो तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेंगे ये जो 15 दिन बचे हैं आपके कहाँ निकल गए, किस तरीके से हाथ से निकल गए, पता भी नहीं चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। मैंने 11 बार टेट निकाला है और कई एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे पता है कि लास्ट टाइम जो होता वो पता भी नहीं चलता कैसे निकल गया। अपना स्टडी मटेरियल फाइनल कर लेना, उसी के अंतर्गत बार बार रिवाइज करना, तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप सब तरफ भटकोगे तो देखो, भटकते भटकते आपको 4 से 5 महीने हो गए, आप तैयारी कर रहे हो, तो कुछ आया, कुछ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो 15 दिन आप एक चीज़ फाइनल कर लो। हमारे नोट्स लेने हैं तो उन नोट्स को ले लो, बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट ले आओ बाजार से, उसको एमसीक्यू पे आप प्रैक्टिस करो, या फिर टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखो, एंड टाइम पे कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिससे आपका रिजल्ट बिगड़ जाए। और इसके साथ साथ खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपकी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हुई तो 4 से 5 दिन निकल जाएंगे, रिदम टूट जाएगा, रिदम नहीं टूटने देना। चलो, अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लग रहा हो, हम इस तरीके से आपको समझा रहे, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए। और ये चीज़ें आपके लिए ही हैं, आपके भले के लिए, क्योंकि मुझे पता है लास्ट के टाइम कहाँ 15-20 दिन, महीना भर निकल जाता, खुद नहीं पता चलता। स्टडी मटेरियल चेंज मत करना, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, तबीयत खराब मत होने देना, किसी से किसी भी बात को लेकर स्ट्रेस मत लेना, नहीं तो अगर आपके दिमाग में टेंशन हो गई, तो मैंने फिर बताया रिदम टूटा तो 4 से 5 दिन निकल जाएंगे। फिर आपका अभी तक रिदम टूट जाता था, 2 महीने 3 महीने थे तो 4-5 दिन निकलते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये एंड टाइम का अगर रिदम टूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं, कोई भी दिक्कत हो हमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ वहाँ पे रिप्लाई करने की। चलो, अब हम करते हैं पढ़ाई, दोबारा से लौटते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हम वैसे भी आपका टाइम कंज्यूम बहुत ही कम करते हैं, बहुत कम, और जो कुछ बताते हैं आपको अच्छा ही बताते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और बाकी हम आपको गाइड करते ही रहेंगे, किसी भी जीवन के किसी भी मोड़ पे आ जाएं आप हमसे संपर्क करिए, बिल्कुल भी हर तरीके से आपके साथ हैं। तो ये आप आ गया होगा समझ में। अब हम प्रदूषण को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता, कई बार पूछे जा चुके हैं, फ्लोराइड की अधिकता से, फ्लोराइड ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। फ्लोराइड फ्लोरोसिस लग रहा होगा, रिलेट कर लो, फ्लो, ठीक है। और फ्लोरोसिस में क्या होते हैं, हड्डियां गल जाती हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक को संख्या बोलते हैं, आर्सेनिक की अधिकता से क्या हो जाता है, ब्लैक फुट हो जाता है। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक जो है नदियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ब्लैक फुट हो जाता है। इसकी यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, मतलब मोस्टली आप याद कर लो, 5-6 चीजें एक एक शब्द की हैं। फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, आर्सेनिक से ब्लैक फुट,
ठीक है, ऐसे इसको ट्रिक से मैंने किया था, वो मैं बता देता हूँ। आर्सेनिक से एंड में क्या, सैनिक, क्या है सैनिक, ठीक है। तो सैनिक जंगल में जा रहा था तो उसको सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया तो उसका पैर है नीचे वाला वो ब्लैक पड़ गया, काला पड़ गया, मतलब काले सांप ने काटा तो काला काला पैर पड़ गया। ऐसे हमने किया था और अभी नहीं 2019 में ये सब हमने याद किए थे और तभी से हैं ये। फ्लोराइड, फ्लोराइड यहाँ से लग रहा है फ्लोर, फ्लोर यहाँ पे भी लग रहा है फ्लोर से ये हो गया। आर्सेनिक, सैनिक आ रहा है एंड में, सैनिक का, सैनिक याद, आर्सेनिक सैनिक आते ही दिमाग में याद करो क्या, पैर उसका काला, ब्लैक फुट, कैसे सांप ने काट लिया तो ब्लैक फुट रोग हो गया। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट हो जाता। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा, ये मैंने कैसे याद किया था बताऊं। नाइट्रेट, नाइट्रेट को मैंने रिलेट किया था, नहीं नहीं नहीं, नाइट्रेट, नाइट्रेट तो यहाँ से नहीं लग रहा हमें, हमने यहाँ से याद किया था नहीं। तो जो बच्चा होता है, बच्चा बहुत सारी जिद करता है, ब्लू बेबी, मतलब बेबी यहाँ से किया था, बेबी जो है बहुत सारी जिद करता है, तो हमको हर बार उनको नहीं बोलना पड़ता। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट से आप नहीं शब्द रिलेट कर लो, नहीं नहीं जैसे याद आ जाए, नहीं किससे करेंगे हम, बेबी से। तो ब्लू बेबी, बेबी कैसा है, ब्लू है। या ऐसे भी कर सकते हो, बेबी ने कुछ गलत खा लिया तो उसका कलर है ब्लू पड़ गया, तो फिर उसको हम मना करेंगे, भाई अब कुछ मत खा, नहीं करेंगे। तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता। कैडमियम, कैडमियम से इटाई इटाई रोग हो जाता, कई बार पूछा जा चुका है ये, इटाई इटाई, ठीक है। पारे की अधिकता से मिनी माता हो जाता है। इसको हम कैसे ट्रिक से याद किए थे अभी बताऊं। यहाँ से हमने माता निकाला, माता क्या, माता। अच्छा, अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो माता का पारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ऐसा आया समझ में। माता हमने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से पारा निकाल दिया, पारा, पारा चढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा चढ़ता। तो ऐसे समझ लो, माता यहाँ से निकाला, पारा यहाँ से, जैसे पारे आएगा पारा, पारा किसका बढ़ेगा, माता का, तो मिनी माता रोग हो गया। तो मुझे उम्मीद ऐसी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पर्यावरण संरक्षण संगठन, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में, चलो हम कर लेते हैं। एक ये जो संगठन है, ये एक IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म में लिखी हुई है, पूछी जा सकती है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी स्थापना याद करो, ये 5 अक्टूबर 1948, मतलब 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है मार्गस, स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय कहाँ है, मार्गस, स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ, ये आपका यूरोप में पड़ता है। स्विट्जरलैंड बहुत बढ़िया देश है, जर्मनी के पास पड़ता है। तो इस तरीके से देख लीजिए, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 5 अक्टूबर 1948। 1945 में आपकी यूनाइटेड नेशंस की हुई थी और IUCN की 1948 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मार्गस, स्विट्जरलैंड, याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1963 से यही संस्था, जो ये संस्था IUCN, ये विलुप्त प्राय, मतलब जो जानवर विलुप्त हो गए या असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, जैसे शिकार वगैरह किया जाता है उनका, या दुर्लभ है, मतलब उनको बहुत ही कम संख्या में दिखाई देते हैं, तो इनके जीवन संबंधित एक रेड डाटा बुक जारी करता है। वो कौन, IUCN करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IUCN ही रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक कैसी होती है, ये गुलाबी पन्नों की एक किताब ऐसी होती है जिसमें कोई जीव अगर कम संख्या में हो गया तो उसको गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है, और जब उनकी संख्या वापस बढ़ जाती है तो उन्हें दोबारा से हरे पन्नों पर दर्शाया जाना शुरू कर दिया जाता है। रेड डाटा बुक है इसका नाम। दोबारा बता देता हूँ, कोई जीव की संख्या कम हो गई, विलुप्त होने की कगार पे, तो गुलाबी पन्नों पे, और अगर उसकी संख्या बढ़ गई तो दोबारा से हरे पन्नों पे पहुंचा दिया जाता है। IUCN के अनुसार सर्वाधिक संकटापन्न जीव जो हैं ये भारत में पाए जाते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों। WWF, ये दूसरा संगठन जो है ये WWF है, और इसको आप एक वर्ल्ड रेसलिंग इवेंट, वो WWE होता है, उसको मत समझना, ठीक है, जहाँ पे कुछ फाइट वगैरह करते हैं वो नहीं है, ये WWF है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष। और इसका नया नाम एक दूसरा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका नया नाम है, ये इसका पुराना नाम है। और ये इसका जो आपका स्थापना हुई ये 1962 में हुई, वहीं पे इंडिया चाइना का युद्ध भी हुआ था उसी पीरियड में। और ये इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ, ये IUCN का मार्गस, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो कंट्री है इसमें मार्गस नाम का शहर है, वहाँ पे IUCN का, और स्विट्जरलैंड कंट्री में जो ग्लैंड नाम का शहर है उसमें WWF का। ये दोनों स्विट्जरलैंड में ही है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और इसका लोगो क्या है, एक विलुप्त प्राय प्राणी है, क्या, जॉइंट पांडा, क्या है, जॉइंट पांडा, इसे लाल पांडा भी बोलते हैं। ये WWF का ये आपका लोगो है, इनको याद जरूर कर लेना इन चीज़ों को। इसके मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड, और इसका सन, स्थापना ईयर, और इसका लोगो।
अब हम यूएनईपी को देखते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये संस्थान कुछ पुरस्कार वगैरह भी देती है। तो इसकी हिंदी फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई है। देखो आप एक काम करो, इन्हें भी हमने ट्रिक से ही लिखा है। सबसे पहले 1948 आया, फिर आपका ये 1962 आ गया, सीक्वेंस में लिखा, मतलब 62 के बाद 72 आ गया ये यूएनईपी, और 72 के बाद ये 88 में आ गया। इससे आपका इमेज बन जाती है। चारों लिख लेना आप, शॉर्ट नोट्स इसका भी और बना सकते हो अगर चाहो तो। चारों ये नाम, और एक लाइन में इनका स्थापना वर्ष, और एक लाइन में उनका मुख्यालय, बस इतने में हो जाएगा, लिख लेना। यूएनईपी जो है ना, ये ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था द्वारा दिया जाता है, और ये 1972 में स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है, और नैरोबी केन्या में है। ठीक है, एक ये है लास्ट वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब देखो स्विट्जरलैंड में 3 शहर तो हमने देख लिए, एक मार्गस है स्विट्जरलैंड में, एक ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में, और एक ये जेनेवा भी स्विट्जरलैंड में है। देख सकते हो ये 3 के तो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, बस यूएनईपी का नैरोबी केन्या में नैरोबी जो शहर है वहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा, हम माफ़ी चाहेंगे थोड़ी सी, बाकी हम पढ़ा ही रहे हैं, कुछ ऐसी फालतू की बात नहीं कर रहे, इसलिए हाँ एक चीज़ और, आप लोग अपने इस परिवार को अपना समझ के सब्सक्राइब कर लो, जिससे परिवार बड़ा होगा, अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, यहाँ पे कोई आपकी ऐसा नहीं कट ऑफ वगैरह बनेगी, तो जितने लोग हैं उनको सबको पास करा दो दोस्तों, सबके पास वीडियो शेयर कर दो, कोई कट ऑफ तो बनेगी नहीं जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। सब क्वालिफाई कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो हैं अपने दोस्तों तक। और चलो अब हम इनको देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए कई बार। टार्टरिक अम्ल जो है ये अंगूर में होता, क्या अंगूर में होता, ऐसे समझ लो। ये जो टार्टरिक है, हाँ इमली में भी ये होता, क्या इमली में। मैलाइक अम्ल ये सेब में होता, किसमें, सेब में। फॉर्मिक अम्ल ये लाल चींटी में होता, चींटी काट लेती है तो वहाँ पे गोल गोल हो जाता है चींटी में। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता। इसको मैंने कुछ ट्रिक भी बनाई थी हल्की हल्की, मुझे अब याद भी नहीं है, इतना याद था कि साइट्रिक से साइकिल लग रहा, तो साइकिल पे कुछ वो है ना, वो बांध लेते हैं पल्ली, और फिर उसमें सब्जी बेचने लोग निकल जाते हैं, तो वो नींबू बेचने आया हमारे पास साइकिल में, तो नींबू बेच रहा, साइट्रिक से साइकिल नींबू। अच्छा हाँ, यहाँ से हमने एसिटिक अम्ल सिरका है, तो यहाँ से हमने ऐसे बनाया था, एसिटिक से एसी निकाला था हमने, क्या एसी। और एसी में हमें पता है एक नीचे पाइप आता, वहाँ से ह्यूमिडिटी जो आपकी मॉइस्चर होता है वहाँ से पानी टपकता रहता है, तो एसी से पानी की जगह हम सिरका टपका रहे, क्या सिरका, ऐसे याद कर लो। लैक्टिक अम्ल, ये तो ऐसे करो, दूध के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जितने भी प्रोडक्ट सब में लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, दूध दही वगैरह किसी में भी, इतना याद कर लेना, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक, तो आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, इतना ही। और मुझे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने जो भी पढ़ा आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। पेपर में यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सभी विषय पढ़ा दूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ओनली 200 रुपीज़ में सभी नोट्स आपको दे दिए जाते हैं, तो आप कर सकते हो। और कोई भी दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हो, जहाँ तक हमारे पास समय रहेगा हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अपने परिवार को अपना समझ के सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट भी कर देना, वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों तक। सुपर टेट की तैयारी बहुत जल्द शुरू करेंगे हम, और सुपर टेट की तैयारी नहीं शुरू करेंगे, आपको याद कराते हुए चलेंगे। इसी तरीके से पढ़ाएंगे, 20-25 मिनट की क्लास लाएंगे, ज़्यादा नहीं लाएंगे हम। 20-25 मिनट में आपको ऐसे समझ लो सब चीज़ें याद करा देंगे, इस बात की गारंटी रहेगी।